नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि दिनांक 4 जनवरी, सबसे बड़ी अपडेट, चीन में फैला कोरोना जैसा वायरस। इसके साथ साथ 10 बड़ी अपडेट जो आपके लिए ज़रूरी हैं इस वीडियो में आपके सामने पेश है। सबसे पहले अपडेट की मैं बात करूं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मिल रहा है निर्वाह भत्ता का लाभ। पहला चरण 18 नवंबर से 5 दिसंबर तक का था। दूसरा चरण आपका 16 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का था, जिसमें पहले चरण में 6,771 रुपये और दूसरे चरण में 2,962 रुपये आपको मिले थे। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कुल 230 करोड़ रुपए का लाभ इसमें टोटल मिल चुका है श्रमिकों को। अब इसके बाद मैं बात करूं निर्वाह भत्ता लेने के लिए, यहाँ पे कुछ डिटेल और दी हुई है, जिसमें जो प्रभावित पंजीकृत निर्माण श्रमिक अंतिम तिथि से पहले आवेदन करेंगे। अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक है। जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक है उसका मतलब जिनकी लेबर कॉपी बनी हुई है, वो ये साइट दिया हुआ है हरियाणा का लेबर कॉपी का वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर 10 जनवरी को शाम 5 बजे से पहले आवेदन करेंगे तो ये भत्ता उनके खाते में डाल दिया जाएगा, केवल उन्हीं के लिए जिनकी लेबर कॉपी बनी हुई है। उसके बाद हम अगली बड़ी अपडेट्स की बात करें, हरियाणा सीईटी 2025 की नोटिफिकेशन जारी। 10वीं 12वीं के पास के होगा मौका, यानी कि जिनके पास 10वीं 12वीं है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2026 में जेई में होंगे बड़े बदलाव, ड्रॉप के बजाय इसी साल मेन को क्रैक करने के लिए मेहनत करें। इसमें बताया हुआ है कि जो आपका पहले सेशन में बेहतर परफॉर्मेंस जरूरी, क्योंकि दूसरे सेशन में स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं जिससे कट ऑफ भी बढ़ता है। ये जेई मेंस के लिए है। उसके अलावा सीयूईटी पीजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। अब 90 मिनट का होगा एग्जाम। सीयूईटी यूजी जो सभी यूनिवर्सिटीज में यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जो सीईटी का एंट्रेंस होता है, सेम उसी तर्ज पे पीजी के लिए भी होता है। और पीजी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका जो सेंट्रल एग्जामिनेशन होता है वो शुरू हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उसके बाद बात करूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 163 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल। सीबीएसई में 212 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट को मौका। उसके अलावा पीपीएससी में भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 31 तक भर सकते हैं फॉर्म। 19 जनवरी की जगह 2 फरवरी को होगा एनएमएस व पीएसटीएसटी का एग्जाम। इसमें पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के 19 जनवरी को होने वाले एग्जाम को देखते हुए तारीख बदली है। ये मेन अपडेट मैंने आपको पढ़ के बताए हैं, डिटेल में आप इनमें स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। अगली हमारी अपडेट है, एजुकेशन लोन मुश्किल, 75% लोग पर्सनल लोन व गिरवी प्रॉपर्टी के भरोसे। यानी कि जिनको एजुकेशन लोन की जरूरत थी उनमें से 75% जो लोग हैं वो या तो पर्सनल लोन ले रहे हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी जो भी है उसको गिरवी रख के और लोन ले रहे हैं। 7 लाख को मिल रहा है एजुकेशन लोन, 75 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन वगैरह दिया जा रहा है। यहाँ पे मांग ऐसी कि 4 साल में एजुकेशन लोन लेने वाले करीब 2 गुने, लोन राशि 2.5 गुना बढ़ी। बैंक विदेश में पढ़ने के लिए 10% छात्रों को भी कर्ज नहीं दे रहे हैं। ये एजुकेशन लोन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ओडीएल व ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिला शुरू, 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। ओडीएल का मतलब जो हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं ना, वो रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो चुके हैं। 31 मार्च तक आप जनवरी 2025 का जो सेशन है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा अगली अपडेट है, सैनिक स्कूल में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, यानी कि जो सैनिक स्कूल है उसमें जो रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन आवेदन है वो चल रहे हैं। फिलहाल साइट अच्छे से चल रही है। इसमें बताया हुआ है 2025-26 के लिए कक्षा छठी
और कक्षा 9वीं दोनों के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन आप 13 जनवरी तक कर सकते हैं, यानी कि जो आवेदन की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 13 तारीख रहने वाली है। 13 तारीख से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी हमारी अपडेट है वो है 18 से कम उम्र वालों को सोशल अकाउंट पेरेंट्स की मंजूरी से ही बनेगा। यानी कि जो सोशल अकाउंट है, जो सोशल साइट्स पे अकाउंट बनते हैं, जिनकी उम्र 18 से कम है, उनके अकाउंट पेरेंट्स की सहमति से बनेंगे। कानून के 16 माह बाद नियमों का ड्राफ्ट जारी। मंत्रालय ने 18 फरवरी तक आपत्तियां सुझाव मांगे, यानी कि ऐसा करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और इसका जो ड्राफ्ट जारी हुआ है उसमें 18 फरवरी तक आपत्तियां सुझाव मांगे गए हैं। जल्द इसको लागू कर दिया जाएगा। उसके अलावा प्रश्न पत्रों में देरी के कारण डीयू में स्थगित हुई परीक्षा और सीयूटी के लिए पंजीकरण शुरू। जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सीयूटी पीजी के लिए पंजीकरण शुरू। अगला अपडेट, हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के साइड इफेक्ट। सरकार ने विभाग आवंटित किए, विभागों में ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे चयनित उम्मीदवार। सरकार ने ऐसे पदों पर ग्रुप डी कर्मचारी विभागों में भेज दिए हैं जो है ही नहीं या उनकी प्रकृति अन्य किस्म की है। महिला बाल विकास विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताई सच्चाई। कुछ नाम वापस भेजे, ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कुछ ऐसे पदों पर इनकी ज्वाइनिंग आ गई है जो विभाग में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। इसमें कुछ और यदि आप देखेंगे तो नीचे बताया हुआ है। इसमें देखिए, कुक, हेल्पर, लेबरर, माली पदों पर नियुक्ति की सच्चाई, यहाँ पे अलग से इनका ब्यौरा दिया हुआ है। रोडवेज डिपो फतेहाबाद की स्थिति, 2 नाम लौटाए। रोहतक पुलिस में वाटर कैरियर का पद रिक्त नहीं, 6 महीने से वेतन नहीं। ग्रुप डी के 22 कर्मचारियों ने सीटीएम रोहतक के नाम पत्र लिखकर कहा, हमारा चयन विज्ञापन संख्या 01/2023 के माध्यम से ग्रुप डी में हुआ था। हमें जुलाई से दिसंबर 2024 तक का वेतन नहीं मिला है। कुछ कर्मचारियों को मार्च से जून तक का वेतन भी नहीं मिला है। हमारे द्वारा पूछे जाने पर यहाँ से वहाँ विभागों में भेजा जाता है, मगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। बिना वेतन के निर्वहन नहीं हो पा रहा है। अन्य मंडलों जैसे फरीदाबाद, अंबाला में वेतन कई दिन पहले दिया जा चुका है। कृपया वेतन दिलाने का कष्ट करें। उसके अलावा भर्ती से संबंधित यहाँ पे एक अपडेट और है जिसमें बताया हुआ है, हरियाणा पुलिस सिपाही पदों के उम्मीदवार संशय में फंसे। भर्ती नई सीटी के बाद होगी या जो आवेदन कर चुके हैं उनसे ही भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब सीटी में संशोधन हो चुका है। अगर नया सीटी हुआ तो सीटी पास उम्मीदवार पुलिस भर्ती में शामिल होने का दावा करेंगे। पहले बकाया पदों के पेपर होंगे, आयोग ने ऐसा कहा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के दिन एचएसएससी ने विज्ञापित किए थे पुलिस सिपाही के 5600 पद। कांग्रेस ने शिकायत की थी तो भाजपा ने चुनाव में बनाया था मुद्दा, मगर अब भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अगली हमारी अपडेट, चीन में फैला कोरोना जैसा वायरस, बच्चों में बढ़े एचएमपीवी के मामले, अस्पताल भरे। यहाँ पे रिपोर्ट बताई हुई है, कोरोना महामारी से मुश्किल से उभरी दुनिया की चिंता चीन में तेजी से फैल रहे एक वायरस से बढ़ा दी है। चीन ह्यूमन मेटानोमा वायरस यानी कि एचएमपीवी के प्रकोप के जूझ रहा है। इस वायरस के लक्षण, प्रसार और बचाव के उपाय काफी हद तक कोरोना की तरह ही है। भारत का राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देश में श्वसन और मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखे हुए है। हालांकि चीन ने देश में बड़े पैमाने पर फ्लू के प्रकोप संबंधी खबरों को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि सर्दियों में होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले पिछले साल की तुलना में इस वर्ष कम गंभीर है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। उसके अलावा एक डिटेल नीचे दी हुई है, इसमें बताया हुआ है, खांसने छींकने से फैलता है एचएमपीवी। उसके अलावा बच्चे बुजुर्गों पर अधिक खतरा है। संपर्क में आने के बाद 3 से 5 दिनों में इसके लक्षण दिखते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इस वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। आंख मूंद करने वाले एंटीवायरल दवाएं 2001 में हुई थी इसकी पहचान। सावधानी से बचें, ये है लक्षण, यानी कि जो इसके लक्षण हैं लगभग कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं और बचाव से उससे मिलते जुलते ही हैं। और जिस प्रकार कोरोना वायरस छींकने से फैलता था, सेम उसी प्रकार ये भी इसी तरह फैल रहा है और बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है। सावधानी के उपाय यहाँ पर बताए हुए हैं। उससे अगली अपडेट, यूजीसी को मसौदा नियमों को अधिसूचित करने का निर्देश दिए। कॉलेजों में जातिगत भेदभाव संवेदनशील मामला, इसे रोकने के लिए कुछ करेंगे।
पीठ ने इस मुद्दे पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी और यूजीसी को भी सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच इसी तरह के भेदभाव की शिकायतों के बारे में 6 सप्ताह में डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, नए नियमों को अधिसूचित करने के लिए कितना समय चाहिए? आप इसे 1 महीने में करें और इसे रिकॉर्ड पर रखें। पीठ ने सुनवाई 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। टीएमसी के महासचिव अभिषेक ने भी लगाए केंद्र सरकार पर आरोप। ये डिटेल यहाँ पर कॉलेजों में जातिगत भेदभाव के बारे में दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यहाँ पर बताई हुई। उसके अलावा कंपनियों ने 2 साल में बोर्ड को श्रमिकों के 2.60 करोड़ रुपए दिए। श्रमिक 1 साल में 96.95 लाख लेने नहीं आए तो बोर्ड अपने हिसाब से करेगा खर्च। यानी कि जो श्रमिकों का जो बोर्ड होता है उसमें जो कंपनियों द्वारा केस दर्ज किए जाते हैं, कुछ कंपनियों में श्रमिकों का भेदभाव हो जाता है जिससे उनकी सैलरी रुक जाती है। बहुत सारे केस ऐसे श्रमिक बोर्ड में चलते रहते हैं। तो कंपनियों ने 2 साल में बोर्ड को 2.60 करोड़ रुपए दिए हैं और यहाँ पे बताया हुआ है श्रमिक 1 साल में 96.95 लाख लेने नहीं आए तो बोर्ड अपने हिसाब से करेगा खर्च। यानी कि श्रमिक यदि उस केस के दौरान बोर्ड में जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, तो जो कंपनी ने फंड जमा कर रखा है, कंपनियों ने जो अपनी लिस्ट जारी करके श्रमिक बोर्ड को पैसा दिया हुआ है, वो श्रमिकों को मिल जाता है। लेकिन कुछ श्रमिक नहीं जाते हैं, उस वजह से यहाँ पे बताया हुआ है 96.95 लाख लेने नहीं आए तो बोर्ड अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकेगा। उसके अलावा महाकुंभ फर्जी वेबसाइट हो रही है ठगी, अधिकृत पोर्टल से करे बुकिंग। यानी कि महाकुंभ में जो आप होटल रेस्टोरेंट जब बुक करते हैं तो उसमें जब आप डायरेक्ट गूगल पे डालते हैं तो बहुत सारी फर्जी वेबसाइट आती हैं। ऐसी 80 वेबसाइट यहाँ पे पहले बताई हुई है, 80 वेबसाइट आ चुकी हैं। तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन डेली हर रोज एक नई वेबसाइट बन जाती है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इसका रजिस्ट्रेशन करें, इस झांसे में ना आए जो आपका जो बैंक से खाते निकल जाते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, ओटीपी वगैरह लिए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कोई भी फर्जी वेबसाइट से बचे, वेबसाइट को अच्छे से जांच करके ही आप रजिस्ट्रेशन करें। उसके अलावा अगली अपडेट है लाडो लक्ष्मी योजनाओं को लेकर पोस्ट ऑफिस में ही खाता खुलवाना अफवाह, कोई आदेश नहीं। यहाँ पे बताया हुआ था कि कुछ ग्रामीणों में बात चल रही थी गाँवों में कि लाडो लक्ष्मी योजना लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि जब पोस्ट ऑफिस में आप खाता खुलवाते हैं तो पोस्ट ऑफिस में आपका डीबीटी एक्टिव कर दिया जाता है और जिस कैंडिडेट का डीबीटी एक्टिव हो जाता है उसका आपका पीपी में खाता आसानी से लिंक हो जाता है। केवल इतना ही माध्यम आपका है। यदि आपका इस बैंक में खाता नहीं है तो आप किसी भी बैंक में खाता यदि आपका है तो वहां जाके आप डीबीटी एक्टिव करवा सकते हैं। जैसे आप डीबीटी एक्टिव करवाएंगे आपके परिवार पहचान पत्र में खाता नंबर लिंक हो जाता है और इसके लिए आप खुद भी वेबसाइट के थ्रू लिंक कर सकते हैं। डीबीटी करने के लिए आप एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाएं, उसमें कुछ बैंकों की लिस्ट दी हुई है। जो लिस्ट दी हुई है वहां से आप आधार कार्ड के थ्रू बैंक अकाउंट को लिंक कर पाएंगे और जो लिस्ट में बैंक रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा और बैंक के थ्रू ही आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना का जो कैंडिडेट जिस तरह से फायदा लेना चाहे वो मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना जरूरी नहीं। उसके अलावा 21 दिन बाद भी नहीं हो सका बागोत के युवक का अंतिम संस्कार। 26 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उसके पिताजी का आरोप है वो 8 व्यक्तियों पर पूर्व मंत्री सहित आरोप लगा रहे हैं कि ये इसके मौत के जिम्मेदार हैं, जबकि पुलिस प्रशासन कह रही है कि इसके खिलाफ कोई भी विटनेस या कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिस वजह से इन पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। इसलिए परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शव नहीं ले रहे हैं। उस वजह से अभी 21 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है और अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। आखिरी अंतिम अपडेट हमारी, जिसमें बताया गया है इंदौर में भीख देने पर होगी कानूनी कार्रवाई, भिक्षावर्ती की सूचना पर 1,000 रुपए का इनाम। यानी कि 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा यदि कोई भीख मांगता हुआ मिलता है, आप इसका इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। ये इंदौर मध्य प्रदेश की घटना है। इसमें बताया गया है कि भिक्षावर्ती लेना अब कानूनन बना दिया है कि ये अपराध है और ना ही कोई भीख दे और ना ही कोई भीख ले, ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही है। यदि कोई भीख लेता है इसकी सूचना आप दे देते हैं तो 1,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, ताकि जो सड़क पे भीख लेने वाले हैं उनको वहां से हटाया जा सके और भिक्षावर्त मुक्त इंदौर को बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।